सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज मेरे साथ बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आरती से, तो आरती श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। तो आज सखी सहेली के मंच पर हम तुम चलेंगे, कुछ बातें करेंगे और हमारे सभी ने संदेश भेजे हैं तो उनको शामिल करेंगे और भाई छोटी सी मुलाकात का प्रभाव इस पर भी बात करेंगे, है ना? बिल्कुल, इस पे तो हम बात करेंगे क्योंकि मुलाकातें तो होती ही रहती हैं हमारी श्रोताओं से भी और आपस में भी हमारी मुलाकातें होती रहती हैं और साथ ही हम कुछ जिम्मेदारियों की भी बात करेंगे। जैसे कि अगर आपके घर में कोई पेशेंट है या हमारे घर में कोई पेशेंट होता है तो हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं, मिलजुल कर करते हैं या कोई एक ही उसकी जिम्मेदारी उठाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल। और जरा याद करो कुर्बानी में हम बात करेंगे क्रांतिवीर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में बात करेंगे जी। और व्यंजन का दिन है तो भाई हर घर में सबको बहुत पसंद आता है स्वादिष्ट भरता। बिल्कुल, अरे भरते का तो नाम सुन के मतलब मुंह में पानी आ जाता है कि मुझे लग रहा है हर चीज के साथ में अच्छा लगता है भरता। आप चाहे चावल के साथ में खा लीजिए, रोटी पराठा पूड़ी किसी के साथ खाइए, बस खाइए। और एक राज की बात बता दें अपने सभी भाइयों बहनों को कि आरती श्रीवास्तव को भरता बहुत पसंद है और ये हमसे कह रही थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि मेरा जब जन्मदिन आए तो तुम अपने हाथों से भरता बना के देना। केक की जगह उस दिन मैं भरता काटूंगी। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग इस तरह से बातें करेंगे और छोटी मुलाकात की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोचते हैं कि गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं और संगीत की दुनिया में खो जाते हैं।
रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो आरती, छोटी सी मुलाकात का प्रभाव कैसे किस पर पड़ता है, तो तुम बताओ कैसे पड़ता है? बिल्कुल मंजरी, अगर हम एक छोटी सी मुलाकात की बात करें तो एक शायर की बात मुझे याद आती है कि जो कहते हैं कि ये एक शब की मुलाकात भी गनीमत है, किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। एक छोटी सी मुलाकात जो होती है उसका असर ताउम्र के लिए कभी हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाता है, तो कभी जिंदगी का सच्चा प्यार थमा जाता है, और कभी जीवन का ना भूलने वाला कोई ऐसा सबक सिखा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो हमारी मुस्कुराहट हमारे जीवन जीने की वजह बन जाती है, ये छोटी सी मुस्कुराहट। ये मुलाकातें होती तो छोटी सी है, लेकिन अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और वो बेपरवाह, अल्हड़, सवालों से परे तो कभी ना सुलझने वाले सारे सवालों का जवाब बनकर कुछ पलों की मुलाकात दिल को खुशगवार कर जाती है ना आरती। और क्योंकि कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती, तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। क्या बात है, होता है अक्सर। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं, लिखते हैं छोटी सी मुलाकात प्यार बन जाती है, गले का हार बन जाती है, गले की फांस ना बन जाए, इसके लिए धीरज धरना जरूरी है, सतर्क रहना भी जरूरी है। इसमें हार जीत की संभावना 50-50 रहती है, इसके लिए एक दूसरे पर प्रभाव बनाना बहुत जरूरी है। कितनी बढ़िया सी बात लिखी है कि भाई धीरज तो रखना ही पड़ता है, है ना? बिल्कुल। और आगे क्या? और जैसे मुझे मेरी बहुत ही, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी जो सबसे अच्छी सहेली थी उसे एक छोटी सी मुलाकात ने मिलाया था मुझसे। इस छोटी सी मुलाकात ने, और यकीनन मानिए हम बस एक ही बार मिले, सच बता रही हूँ, तो उस समय थोड़ी देर के लिए हम मिले थे और ऐसा असर हुआ उस दिल का, मतलब एक दिल का रिश्ता जो बन जाता है ना, वो बन गया। तो हमें अब मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अब हम सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और ये एक साहित्यिक जो काम होता है उसमें हम लगे रहते हैं, आपस में बात करते हैं, चीजें करते हैं, लिखने का ये सब चीजें काम करते हैं, वॉइस ओवर देने का, ये जो, लेकिन मिले हम एक ही बार हैं बस अभी तक। क्या बात है आरती। और देखो ऐसी तुमने इतनी अच्छी सी बात कही है कि इस तरह से मिलने से देखो काम भी बनने लग जाते हैं। और आप ठीक है एक बार मिले, लेकिन आपने क्या चीजें साहित्य से जुड़े और बहुत सारा काम किया, तो ये भी बहुत अच्छी सी बात है। और मिलने हम देखिए, मिलना एक होता है, चलिए एक बार हम एक मिलते, वो जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम एक दूसरे की खासियत समझते हैं, व्यक्तित्व को समझते हैं, है ना। उसके बाद वो जो चीजें चलती है ना, फिर उसमें मिलना एक औपचारिकता रह जाता है। बिल्कुल। और देखो हमारे संदेश में लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात हमारे जीवन को कई तरह से और गहराई से प्रभावित कर सकती है। छोटी सी मुलाकात ही नए रिश्तों को जन्मदात्री बनती है, और इन्हीं रिश्तों में से कुछ रिश्ते ऐसे लोगों से भी बन जाते हैं जो हमारी आकांक्षाओं, भावनाओं और हमारी योग्यता को अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे हमें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेजी है। और जो तुम बात कर रही थी ना कि अगर छोटी सी मुलाकात ना होती तो शायद तुम एक दूसरे को से नहीं जुड़ पाते, और ना ही इतनी अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ पाते, है ना। तो देखिए मुलाकात चाहे छोटी ही सही हो, लेकिन होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना ईगो या किसी बात की गलतफहमी को लेकर मुंह फुलाकर बैठ जाएं और मेल मुलाकात के जो रास्ते हैं वो ही बंद कर दे। इससे क्या होता है कि रिश्तों की उम्र बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि अगर मुलाकात के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं तो उन रिश्तों का गुलिस्तां जिसकी नींव एक छोटी सी मुलाकात ने डाली थी, वो मेल मुलाकात के अभाव में मुरझा जाती है। क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों के सींचने से ही एक रिश्ता जो होता है वो उम्र दराज तक हो जाता है। बिल्कुल। और आगे क्या कहा है? इसीलिए एक शायर ने कहा भी है कि वो हमें भूल गया हो तो अजब क्या है फराज, हमने भी तो मेल मुलाकात की कोशिश नहीं की। यानी कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए और साथ ही मुलाकात होती रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है मंजरी कि ऐसे लोगों से एक निश्चित दूरी बना लेनी चाहिए जो हमारे मेल मुलाकात का फायदा उठाना चाहते हो, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। ऐसे लोग दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभा सकते हैं, तो
मुलाकात भले ही छोटी हो, लेकिन अपनी सोच और समझ को हमेशा खुला रखें, क्योंकि इंसान के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कहना पड़ जाए कि देखा जो खा के तीर, कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यानी कि तीर खा के जब देखा हमने, हाँ। नजर उठा के, तो जो छुपे हुए थे वो सामने वो हमारे दोस्त ही थे। क्या बात। तो कहना गलत ना होगा कि एक छोटी सी मुलाकात का असर जान जाओगे, कदर लम्हों की जब पहचान जाओगे। जिंदगी नाम है कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों के सफर का, जो दे जाते हैं यादें जिंदगी भर की उन छोटी छोटी मुलाकातों की। और जब किसी से पहली मुलाकात होती है तो उसका क्या असर होता है, तो चलो गीतों में सुन लेते हैं, है ना। होंगे साजन आए, बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए, हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए। क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर।
होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिमझिम बरसातें, खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें, प्यासे तन मन पे होंगी रिमझिम बरसातें। है मेरे दिल ये भी तो सोच ले तू, कोई सहेली अगर साथ होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता। तो आरती, जब ऐसी मुलाकात होती है ना और उसमें एक सखी सहेली साथ में आ जाए तो फिर क्या होगा? तब तो हमें पता रहता है क्या होना है और खबर भी होती है हमें क्या होगा। और जब भी पहली मुलाकात होती है और बात बन जाती है तो बस रिश्ते में बन जाते हैं, बिल्कुल जैसे हम रिश्ते में बन गए अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल सखाओं के साथ रिश्ते में बन गए हैं। तो छोटी सी मुलाकात का प्रभाव क्या कहता है, ये हमारी क्या कौन से सखा कह रहे हैं? कहते हैं कि भाई मुलाकात तो छोटी ही और बिना मतलब के अनायासी होनी चाहिए जो जीवन भर अपने आकर्षक प्रभाव छोड़ जाए, अपितु उस पल की एक पल की मुलाकात युग बन जीवन भर समाये रहे। वैसे भी आजकल के इस EMI कल्चर में कहाँ किसी को फुर्सत है जो बिना मतलब के ऐसी मुलाकात किया करते हैं, फिर मतलब वाली मुलाकात तो करते ही रहने में सभी माहिर रहते ही हैं। मतलब की मुलाकात मत करिए, आप बिना मतलब भी लोगों से मिलते रहिए। बिल्कुल। और कई बार होता है ना आरती, जब हम किसी से मिलते हैं उसकी बातों से सुनते हैं, उसका अच्छा लगने लग जाता है तो लगता है अगली बार कब मुलाकात होगी, ऐसी भावनाएं आती है ना मन में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात का जो प्रभाव है वो कभी कभार हम किसी से थोड़ी देर के लिए ही मिलते हैं और उससे मिलने का ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसके बारे में ही बातें करते होते हैं। और ऐसा होता है मुलाकात का जो प्रभाव होता है वो ऐसा होता है, लेकिन उसे मुलाकात को अपने ऊपर इतना हावी भी ना होने दें कि बस उसी के बारे में सोचते रहें, या तो उससे मिलने की इज्जत करते रहें और किसी से कोई मुलाकात से हमें इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती किसी के साथ कर लेते हैं ना कि बाद में वो हमें नुकसान ही, कभी कभी वो नुकसान भी पहुंचा देती है। सही बात कह रहे हैं। और इसलिए छोटी सी मुलाकात का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उसे प्रभाव को अपनी जिंदगी में आने भी दें, लेकिन एक हद तक किसी के प्रति ऐसे ना हो जाएं कि उसी के बारे में सोचते रहें। और जरूरी नहीं कि हर एक से मुलाकात को अपने जीवन में प्रभाव के रूप में उतारें। हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं तो उनसे मिलने का प्रभाव अलग होता है। अनेक छोटी सी मुलाकात में वो बहुत गहरा उभर कर आता है और इस चीज का ध्यान रखें। और जब भी किसी से आप थोड़ी सी मुलाकात के लिए मिलें तो तुरंत उसे अपना दोस्त ना बना लें। जैसे कि सोशल मीडिया पे होता है ना, अक्सर चैटिंग करते हैं लोग और वहीं पे फ्रेंडशिप हो जाती है और कई बार उसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, क्योंकि हम मुलाकात करें लेकिन पहली बार में इतने ज्यादा प्रभाव में ना आ जाए कि हम सब कुछ उनसे शेयर करने लग जाए, तो थोड़ा सा स्पेस रखें। ठीक है, उसका प्रभाव अच्छा पड़ा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और रिश्तों को धीरे धीरे आगे बढ़ने दें, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन हमारे संदेश में और लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात का प्रभाव, अरे भाई छोटी सी मुलाकात का ही प्रभाव होता है कि हमारी जिंदगी बदल जाती है और हम गुनगुनाने लगते हैं, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। गाने की बोली लिख दी है जी। इतने अच्छे से लिखा है। और एक लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात चाहे वो अपने खास दोस्त से हो या फिर अपने किसी खास दोस्त से हो, या मतलब दोस्त से अगर है तो आपको खुशी दे जाती। जैसे कि कहते हैं कि छोटी सी मुलाकात दो प्याली और बातें बेहिसाब। यानी कि हम लोग भी ऐसे करते हैं ना कि जब सखी सहेली के मंच पर मिलते हैं तो बातें करते हैं और फिर बाद में 4 बजे के बाद चाय पीते हैं, है ना। बिल्कुल। तो आज कुछ तुम्हारा इरादा है ऐसा? बिल्कुल, चाय पीने का इरादा है मेरा पूरा। और चाय आप पिलाने वाली हैं मंजरी जी? अच्छा, क्या बात है। बिल्कुल। वो मैंने पहले ही सोच रखा था, ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ। कि आज ये प्रोग्राम के बाद हम चाय पियेंगे और उसको आप मुझे चाय पिलवाने वाली हैं। अच्छा, ठीक है। और देखो फिर संदेश और ले लेते हैं कि छोटी सी मुलाकात का प्रभाव ये मिलने वाले उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन सी अच्छी बातें आपके मन पर प्रभाव डालती हैं। उनके बोलने का लहजा, उनका कपड़ा पहनने का सलीका, उनकी मेहमान नवाजी, उनका शिष्टाचार और उनकी स्पष्टवादिता, पारदर्शी विचार, या कौन सी उनकी नकारात्मक
नकारात्मक बात आपके मन को दुखी करती है, आपके स्वभाव को बदलती है। कभी कभी एक छोटे से व्यवसाय करने वाले आदमी या दैनिक दिहाड़ी मजदूर, आप उसकी बातों से, उसकी कर्मठता, ईमानदारी से आपका मन बहुत खुश हो जाता है। और कभी कभी अहंकारी से मिलकर भी आपका मन मायूस हो जाता है। बहुत सही कह रहे हैं कि मुलाकात अच्छा प्रभाव भी हमारे मन में डालती है और किसी का बहुत ही बुरा प्रभाव भी डाल देती है। कि किसी से मिलके हमें ऐसा लगता है ना कि हम इससे मिले ही क्यों, थोड़ी देर के लिए भी क्यों मिले। जी। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कभी छोटी सी मुलाकात बहुत कुछ रंग ला देती है जीवन में, हमें पता भी नहीं होता कि ये मुलाकात यादगार बन जाएगी। कुछ ऐसे लोगों से मिलना हुआ कि मुलाकात तो छोटी सी थी पर वो लोग बहुत करीब आ गए और जीवन का हिस्सा बन गए। फिर दुख हो या खुशी का माहौल सभी में शामिल हो गए। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम इनको जानते ही कितना है, क्योंकि वो इतने हमारे परिवार में घुल मिल गए कि सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला हमें। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो एक गीत की ओर बढ़ लेते हैं। बिल्कुल। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। हमारी एक श्रोता है मंजिल जो कहती हैं कि वो यहाँ पे एक मतलब जिस राष्ट्रीय केंद्र में आई थी, मिलने के लिए आई थी रेडियो स्टेशन पे, तो अपने सभी पसंदीदा उद्घोषकों से मिली थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था ये मुलाकात, जो उन्हें आज भी याद है। क्या बात है। तो इस तरह की यादें हो जाती हैं और छोटी मुलाकात हमारे जीवन को कई तरह से और कई गहराइयों से प्रभावित कर सकती है। छोटी मुलाकात ही नए रिश्तों की जन्मदाती बनती है और इन्हीं रिश्तों में से कुछ रिश्ते ऐसे लोगों से भी बन जाते हैं जो हमारी आकांक्षाओं, भावनाओं और हमारी योग्यताओं को अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे
हमें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो बहुत अच्छी सी बात लिखी है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रांतिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। जी, तो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो उनके बारे में बात करते हुए कहेंगे कि वतन की आन पर न आँच भी आने देंगे, वतन की शान को रखेंगे हम शादाब सदा, वतन की राह में कुर्बानियों के किस्से लिखकर लेंगे रुखसत, लिए दिल में ख्वाहिशे आज़ाद गुलिस्तान मुल्क। और ये ख्वाहिश, ये ख्वाब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हर आज़ादी के दीवाने के दिल में था। और ऐसे ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे एक महान क्रांतिकारी थे क्रांतिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना से भरे थे। श्याम जी का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी कस्बे में। और उन्होंने 1883 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए किया। और श्याम जी ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए और बार लॉ की उपाधि मिली थी। भारत में डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होने के अलावा उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया। अंग्रेजी राज्य को खत्म करने के लिए उन्होंने विदेश में रह रहे युवाओं को प्रेरित किया। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1888 में अजमेर में वकालत के दौरान स्वराज के लिए काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और वो अजमेर नगर समिति के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। वो बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विद्यानंद सरस्वती से प्रभावित थे। 1875 में जब स्वामी दयानंद जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की तो श्यामजी कृष्ण वर्मा सबसे पहले इसके सदस्य बने थे। उन्होंने व्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में भी मदद करी थी। और उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की। भारतीय होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस ने ब्रिटेन के युवाओं को भारत में अपने ही प्रतिनिधियों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया और जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में कई राज्यों के दीवान के रूप में भी काम किया था। वो लंदन में बैरिस्टर थे, लेकिन औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लिखने के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें कानून का अभ्यास करने पर रोक लगा दी गई थी। 1918 के बर्लिन और इंग्लैंड में हुए विद्या सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चले गए और अपना शेष जीवन उन्होंने वहीं पर बिताया। और 31 मार्च 1930 को जिनेवा के एक अस्पताल में श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया था। उनका शव अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कारण भारत नहीं लाया जा सका और वहीं उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। लेकिन 22 अगस्त 2003 को श्यामजी और उनकी पत्नी की अस्थियों को जिनेवा से भारत लाया गया और फिर उनके जन्म स्थान मांडवी ले जाया गया। उनके सम्मान में वर्ष 2010 में मांडवी के पास क्रांति तीर्थ नाम से एक स्मारक बनाया गया। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया और कच्छ विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। तो आखिर ऐसे जब हम किसी क्रांतिकारी वीर की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनकी कार्य प्रणाली जो वो इतना योगदान देते हैं आज़ादी के प्रति, देश के प्रति, वो सब याद आ जाता है। बिल्कुल, उन्होंने वो सोच के अपने लेकर आए और इस तरह से हमें क्रांति मतलब जो शुरू हुई थी उसमें मदद करी थी। और आरती समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद। अंतराल के बाद एक बार फिर सबका सखी सहेली में स्वागत करते हैं और आरती तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे ना क्रांतिवीर के बारे में, तो सुन लेते हैं गीत, फिर हम लोग कुछ आगे विषयों पर चर्चा करेंगे। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो
पराई आग में जल जाए, वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना, सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा।
जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो आरती, एक बात आती ना, एक सवाल उठता है मन में कि घर में पेशेंट तो जिम्मेदारी किसकी है ना, सोचने वाला विषय है। और जिसके जवाब में सबसे पहले घर की बहनें ही आती हैं। लेकिन अगर प्रत्येक सदस्य घर के पेशेंट के प्रति अपना कुछ कर्तव्य समझे ना, तो किसी एक के कंधे पर जिम्मेदारी उतनी भारी नहीं लगेगी। पति ऑफिस जाएंगे तो पत्नी पूरे घर के काम करते हुए मरीजों को देख सकती है, मरीज को देख सकती है। लेकिन जब एकल परिवार हो तो समस्या आती कि भाई कौन देखे। जब दोनों ही वर्किंग हो तब ऐसे में पेशेंट की देखभाल के लिए किसी को रखा जाता है, वो उनकी अनुपस्थिति में वो चीजें संभालती है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि हम घर पर हमारे साथ हमारे परिवार के कोई सदस्य बीमार हो गए हैं तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पहले किस पर रहेगी। बिल्कुल। और इसी बात को बताते हुए एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि घर में अगर किसी तरह का कोई पेशेंट है तो घर में जितने भी सदस्य हैं, छोटे हों या बड़े, सभी की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी को समय से ऑफिस जाना हो तो वो घर में रहने वाले सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वो दवा टाइम से देनी होती है। तो किसी को मरीज के हिसाब से भोजन बनाने और खिलाने की होती है। बाकी समय कुछ खाली समय में बैठकर उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। बच्चे भी छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे पानी देना, चप्पल उठाकर देना। कुछ लोग रात में उनके पास सो सकते हैं। तो मतलब बंटवारा, वही कहा ना जैसे आपने बोला, तो बंटवारा कर सकते हैं जिम्मेदारियों का। तो इससे क्या होता है ना, जिम्मेदारी वो ऐसी लगती भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बिल्कुल सही ना, वो देखभाल ही हो जाती है। और जो मरीज भी है ना वो और जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि ना दवा जितनी असर करती है ना उससे ज्यादा देखभाल असर करती है। और वो अपनों की देखभाल हो तो और भी ज्यादा असर करती है। बिल्कुल। और हमारे और श्रोता लिखते हैं कि घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसकी देखभाल की जिम्मेवारी किसी एक पर नहीं थोपी जा सकती, बल्कि उस घर के हर एक सदस्य को अपने समय के अनुसार उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जब वो पेशेंट स्वस्थ रहा होगा तो उसने भी घर के किसी एक ही सदस्य की नहीं बल्कि घर के हर एक सदस्य की छोटी बड़ी जरूरतों को समझा और जिम्मेदारियों को उठाया होगा। इसलिए जब उसे कोई तकलीफ हुई है उसी तरह उसकी तकलीफ में भी सभी को समय और सहारा देना उनका कर्तव्य बनता है। और ये बहुत अच्छी सी बात लिखी कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, उस समय जब वो बीमार था और आपके बीमार होने पर वही व्यक्ति आपकी सेवा करेगा, या वो बीमार होता है तो आप करिए। तो ये चीज एक दूसरे के अंदर जो ममता प्यार होगी तभी हम एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, घर के अक्सर क्या होता है ना, घर के काम की जिम्मेदारी हमेशा महिलाओं के हिस्से आती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों पर अगर हम जो एक सर्वे की बात करें तो उसके मुताबिक महिलाओं का ज्यादातर समय जो होता है वो परिवार की देखभाल या फिर घर के सारे काम करने में निकल जाता है। और इन सब में उनके लिए कुछ अपने लिए समय बचता नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है कि आज ही महिलाओं के साथ इससे अपेक्षा की जाती है कि वो सारी जिम्मेदारी संभालें। और घर में कोई मरीज है तो बच्चों के देखभाल के साथ में, बाहर ऑफिस के कामकाज के साथ में और पूरी चीजों के देखभाल के साथ में वो पेशेंट को, जो अगर घर में कोई मरीज है उसकी भी जिम्मेदारी संभाले अकेले वो भी, तो ये थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज में सोचनी चाहिए कि एक इंसान कैसे इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल सकता है। तो इसलिए अगर हम जिम्मेदारियों का थोड़ा बहुत बंटवारा कर लें तो किसी को भी उतना भारी नहीं पड़ेगा। और जो घर में जिम्मेदारी संभाल रही है हमारी बहनें या जो भाई लोग हैं, तो उनको भी एक पूरी योजना बनानी पड़ती है कि पेशेंट जो हमारा है उसको हमें कौन कौन सी दवाएं देनी, उसके पर्चे को पूरा तरह से जानकारी रखनी पड़ती है। और एक बॉक्स बना ले, उसमें समय के हिसाब से दवाएं रख ले, एक दिन के हिसाब से। और अपने मोबाइल में भी आप टाइमर लगा सकते हैं कि इस टाइम पर हमें दवा देनी है। और इस तरह बात आती है उनको क्या खाना देना है, कैसा जूस है, नाश्ता क्या देना है, लंच क्या देना है, डिनर क्या देना है। तो इस सब की जानकारी डॉक्टर से पूछ करके कि हमारे पेशेंट को क्या देना चाहिए वो सब एक जगह नोट कर ले। और पहले से पहले अपने फ्रिज में, बास्केट में देख लें कि वो चीजें हैं या नहीं देने वाली। तो ये सारी छोटी बातें भी ध्यान रखने वाली होती है। तो अफरा तफरी नहीं मचती है। हाँ बिल्कुल। कोई चीज बनानी एंड टाइम पे लगता है अरे सूप बनाना है तो ये चीज गाजर नहीं, कहीं टमाटर नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह से फिर उनकी बात आती
आती कि हमारे पेशेंट की साफ सफाई, नहलाना धुलाना, इन सब चीज़ों की बात आती तो वो भी समय समय पर किया जाता है। और साथ में अगर कोई आपको हेल्प करने वाला, जैसे उनकी बेडशीट बदलनी है तो उस समय कोई हेल्प करने वाला होता है तो बहुत अच्छा रहता है कि आप करीने से बेडशीट बदल सकते हैं। और तुम्हें याद होगा आरती कि स्कूल टाइम पर एक विषय होता था, उसमें ये सिखाया भी जाता था कि कैसे हम मरीजों के लिए देखभाल कर सकते हैं, कैसे चादर बदली जाती है, और इवन पट्टी बांधना तक भी सिखाया जाता था कि चोट लगी तो आपको घर में यहाँ पर आप कैसे बैंडेज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हमें पहले से ध्यान रखनी पड़ती हैं। और पेशेंट का जो कमरा होता है उसका तापमान, साफ सफाई और उसमें हवा है कि नहीं है, ये बराबर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, है ना। और हम फिलहाल एक गीत सुनते हैं, फिर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो आरती क्या बताने जा रही है? हाँ मंजरी, सब बता रहे हैं किस तरह से जो श्रोता है हमारे सखा सखी जो सब लोग बता रहे हैं किस तरीके से वो पेशेंट की देखभाल करनी चाहिए। तो घर में पेशेंट, एक हमारे श्रोता जो कहते हैं कि घर में पेशेंट होने से घर की महिला का पर डबल जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि घर के पुरुष सदस्य तो नौकरी पर चले जाते हैं, बच्चे अपने में व्यस्त रहते हैं और हर समय के लिए सहायिका भी नहीं मिलती। अतः पेशेंट की सेवा शुश्रूषा किसी के लिए समय का बंटवारा करके परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। पेशेंट की देखभाल के लिए सभी के मन
में सेवा भाव होना चाहिए, पेशेंट से मृदु शब्दों में स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वो जो शीघ्र स्वस्थ हो सके। और ये बात उन्होंने सही कही है मंजरी की अक्सर ऐसा होता है ना कि पुरुष अपने नौकरी पे चले गए, बच्चे अपने में लगे हुए हैं और हर जगह पे नहीं मिल पाते हैं, जैसे केयर टेकर होते हैं वो हर जगह नहीं मिल पाते, तो जो जिम्मेदारी होती है ना वो महिला पे आ जाती है। बिल्कुल, अगर केयर टेकर रखते हैं ना तो भी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है, जिम्मेदारी हमारी होती है कि हमारे पेशेंट को वो ठीक से ध्यान करनी पड़ती है, मतलब उसको ध्यान से रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, हमारी एब्सेंस में उनको खाना दे रहे हैं, समय पे नहीं दे रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। हम एकदम से उनके भरोसे छोड़ के कुछ समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमें आकर के पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए, दवाएं चेक करनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारे मरीज, हमारे घर के सदस्य बीमार हैं, उनसे भी पूछना चाहिए कि इन्होंने आपको सही समय पे सब चीजें दी या नहीं दी, इसकी पूरी पर डे की जो जानकारी वो रखनी चाहिए। और हमारे एक श्रोता भाई लिखते हैं कि घर में पेशेंट, जिम्मेदारी किसकी है? हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, घर में बड़े हो या बच्चे कोई बीमार हो तो देखभाल सभी करते हैं, जिसके कारण जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं आती है और पेशेंट को सारी सुविधा समय पर मिल जाती है और सभी को आराम भी मिलता है। और आरती, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब अगर किसी एक के कंधे पर सारा भार होगा तो वो भी बीमार हो सकता है। बिल्कुल। तो उसकी भी तबीयत को ध्यान में रखते हुए घर के प्रत्येक सदस्यों की ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि थोड़ी देर तुम देखोगे, थोड़ी देर तुम देखोगे। तो इस तरह जो बच्चे को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भी जिम्मेदार बनते हैं, उनको भी लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि बड़ों की हमें सेवा करनी है। और जो बीमार है ना उनके साथ थोड़ी देर बैठ के, सब लोग बैठ के थोड़ा समय बिताएं। और इसके साथ साथ जो मिलने वाले होते हैं, कई बार घर में आना शुरू करते हैं मिलने के लिए, तो उनके लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दे कि भाई इस समय तक उनका आराम का समय है, इस समय खाने का समय, इस समय ना आकर के आप इस टाइम पर आइए, जिससे आपकी मुलाकात अच्छे से हो सके। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और जो हमारे मरीज हैं, पेशेंट हैं, घर के सदस्य, उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखें। अगर उनके जो चीज़ पसंद है, अगर वो सक्षम है, गाना सुनने में अच्छा लगता है तो वो सुनाएं। कभी कभी किसी को समाचार पत्र पढ़ने का शौक होता है तो वो उनकी सुविधा के लिए अरेंज कराए, यानी कि उनके शौक को भी आप जाने और उनके जितना ज्यादा बिजी रहेंगे उतना जल्दी ही स्वस्थ ठीक रहेंगे। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मेरी मम्मी की उम्र 80 साल है, उनको कुछ भी बीमारी होती है तो हम 3 भाई बहन और मेरी पत्नी और भाभी साथ मिलकर उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि बहन डॉक्टर तो दवाई सेक्शन को वो देखते हैं, हम दोनों भाई हॉस्पिटल या क्लिनिक लेना देना संभालते हैं, घर की बहू मेहमान को संभालती हैं। इस काम में अपने बेटे को भी जरूर लगाना चाहिए ताकि उनको समझ आए बड़े बुजुर्ग की सेवा चक्र करने की जिम्मेदारी सभी की होती है। और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयां ले रही है। जिधर देखती हूँ नजारा जवां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। सुलगती है तारों की परछाइयाँ,
बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए, कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। तो आरती भाई गर्मा गर्म क्या बनाने वाली हूँ, जल्दी से बताओ। ये रंगीन दास्ता गीत सुनते सुनते मैं सोची ना कुछ भरते की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि भूख सी लगाती है। कुछ नहीं करना ही है। और हम चाहेंगे कि जो भी सखियां हैं वो तो बनाए सखा भी ट्राई करें, बिल्कुल है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं भरता और उनको ट्राई करना ही चाहिए। और बताना चाहिए कि हमने क्या ट्राई उसको बनाया है। बताओ। तो आलू बैगन का भरता बताते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए 1 मोटा बैगन, 2 उबले आलू, 4 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च। जो सामग्री बता रहे हैं ना वो अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 चम्मच धनिया पत्ती, 3 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच राई, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच नींबू का रस। अब बैगन को 2-3 तरफ से लंबा चीरकर हरी मिर्च और लहसुन डालें उसपे, और बैगन के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर उसको आग पर भून लीजिए। भुने बैगन के छिलके उतारकर मसल लें, आलू के भी छिलके उतारकर मसल लें। कढ़ाई में तेल गरम करके राई डालें, प्याज और टमाटर भूनें, आलू और बैगन डालें, नमक, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर 3-4 मिनट भूनें और गैस बंद कर दें। रोटी हो, चावल हो, पूड़ी, पराठा कुछ हो, आप उसका स्वाद लीजिए आराम से। क्या बात है। यानी तुमने बता ही दिया बैगन का भरता। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि सेम का भरता। सेम को धोकर उसके रेशे निकाल कर इसे उबाल लें और आँच पर मिर्च और लहसुन को भून करके पका लें। अभी इन सभी को आपस में मसल लें और सरसों मिलाकर सेम का भरता तैयार है। और दूसरी विधि है कि मतलब सेम को भी भून लेना है। और दूसरी विधि में बताते हैं कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें, राई, हींग, मिर्ची और कटे लहसुन के टुकड़े डालकर इन्हें थोड़ा देर भूनें। अब इसमें उबले हुए सेम को डाल दें और कुछ और कलछुल से दबाते हुए मैश कर लें। थोड़ी देर भून के आंच से उतार लें और सेम का भरता तैयार है। यानी और एक गर्मा गर्म भरता मतलब बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारी सी रेसिपी लिखी है। हमने पहली बार ये सेम के भरते की बात सुनी है ना? हमने भी। हाँ, और एक लिखते हैं कि बुंदेलखंड में बैगन का भुर्ता और यूपी बिहार में चोखा बहुत फेमस होता है। बाटी या लिट्टी के बगैर भुर्ता या चोखे की अधूरी होती है। मेरे पिताजी तो यूपी के गाजीपुर जिले से थे, तो चोखा तो उनकी पसंद था ही। मेरे परिवार में सभी को पसंद है और मुझे तो आलू प्याज और बैंगन वाला भरता जो फ्राई किया होता है और सिर्फ आलू और प्याज धनिया मिर्च वाला सादा चोखा दोनों ही पसंद है। खेत खलियान में कई बार ऐसे मौके आए हैं और कभी शौकिया पिकनिक पर सब लोगों के साथ आउटडोर बाटी या बैगन का भरता बनाने और खाने का सौभाग्य कई बार मिला है। यानी कि कहीं पर जाएं और बढ़िया सा बैंगन का भरता बना करके खाएं या आलू का भरता, टमाटर का भरता बनाएं, टिंडे का भी भरता बनता है। उसको भी ऐसे ही करना है कि आग पर भूनना है और टमाटर भून लेना है और सब चीज़ साथ में मिला देनी है मैश करके, और फिर आप थोड़ा सा उसको बघार दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टिंडे का भरता भी बना सकते हैं। बिल्कुल। फिलहाल तो तुम कुछ पढ़ने जा रही हो। हाँ, कच्चे केले का भरता मैंने देखा ना, मुझे कच्चे केले का भरता बहुत पसंद है। करेंगे सोच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे कर दीजिए। चलो बताओ। तो उसके लिए आपको चाहिए कच्चे केले 4 यानी कि 500 ग्राम, सरसों का तेल 2-3 बड़े चम्मच, हरा धनिया 2-3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, हींग 1 या 2 मतलब चुटकी ले लीजिए आप, जीरा आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच,
चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, अदरक का पेस्ट 1 छोटा चम्मच या फिर 1 इंच का आप टुकड़ा ले सकते हैं कद्दूकस किया हुआ। अब चाहिए कि आपको कच्चे केले को अच्छे से धोकर 3 भागों में काट लें, किसी बर्तन में पानी उबालें। अब जब पानी उबलने लगे तो इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और केले के टुकड़े को डाल दीजिए। केले को 8 से 10 मिनट तक नरम होने तक पकाएं। पानी को छान लें और केले को कमरे के तापमान पर आने दें, यानी कि थोड़ा नॉर्मल हो जाने दें उसको पानी। अब केले को छीलकर बारीक मैश कर लें। एक पैन में तेल गरम करें। जब तेल पर्याप्त गरम हो जाए तो उसमें जीरा, हींग, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालें। कुछ देर तक भून लें और अब इसे मैश किया हुआ केला डालें। साथ ही लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। केले का भरता बनकर तैयार है। इसे आप खाइए। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। मैदे की पूरी, आटे का फुल्का, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। तो आरती देखो, बात करते करते समय भी पूरा हो चला है और सब लोग जाके अपने घर में कुछ कुछ अच्छी चीजें बनाएंगे, तो हम लोग भी बना के खाएंगे। और आप मुझे चाय पिलाने वाली हैं। बिल्कुल, चलो चलते हैं। तो पहले नमस्कार तो कर लेते हैं सभी सखियों और श्रोताओं भाइयों को। मंजरी वर्मा का और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।